अब देखो, जो चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर दैट इज एनपीओ। हेडिंग लगाओ आप, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब है ना, ये जो चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग मान के चलो 15 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी में आता ही है एनपीओ का। और चैप्टर को कराने के लिए ना, मैं डायरेक्ट आपको फाउंडेशन के मॉड्यूल से नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर क्या पहले 12th क्लास में हुआ करता था, बट अब इसको डिलीट कर दिया है। तो मैं पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट कराऊंगा, आपको जो मैं शीट दे रहा हूँ पहले आपको वो करनी है। उसके बाद अपन डायरेक्ट फिर फाउंडेशन मॉड्यूल बहुत फटाफट हो जाएगा अपने से, ताकि सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते हुए चले अपने। अब एनपीओ की अकाउंटिंग में तो लिखो आप द एन अब मैं जहां भी नॉट फॉर प्रॉफिट वर्ड बोलूं, तुम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिख देना एनपीओ, ठीक है ना। तो लिखो आप, द एनपीओ refers to all those organization who work not for earning profit but for rendering services to society. It includes hospitals, schools। स्कूल सिर्फ नाम के लिए एनपीओ है ना, देखो एनपीओ एनपीओ है नहीं, स्कूल ठीक है, सबसे प्रॉफिटेबल है। स्कूल्स, हॉस्पिटल भी नाम के रह गए एनपीओ से, सरकारी अस्पताल है तो अलग बात। क्लब्स, ट्रस्ट, एटसेट्रा। तो ये तो सब बेसिक एनपीओ। अब अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, तो लिखो अकाउंटिंग फॉर एनपीओ includes the preparation of following। अब लिखो फर्स्ट, receipt and payment account, income and expenditure account, बैलेंस शीट। देखो फटाफट, नोट करें फटाफट। तो देखो, एनपीओ refers to all those organizations who work not for earning profit but for rendering services to society, जिनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोसाइटी को सर्व करना है। अब उसमें हॉस्पिटल आ गए, स्कूल आ गए, क्लब आ गए, ट्रस्ट आ गया। और एनपीओ की अकाउंटिंग इंक्लूड करती है इन सब चीजों को बनाना। तो पहले क्या बनाएंगे, रेसिट एंड पेमेंट अकाउंट, एक बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और एक बनाएंगे बैलेंस शीट। अब जब हम लोग बात करते हैं रेसिट एंड पेमेंट की, ये फर्स्ट स्टेप होती है एनपीओ की। रेसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ सिंपली कॉपी पेस्ट ऑफ कैश अकाउंट। मेरी बात सुनना, रेसिट एंड पेमेंट क्या है, एक तरह से कैश अकाउंट है आपका। अब अगर मैं कैश की बात करता हूं, आप लोगों को एक कंसेप्ट पता होगा, अक्रूवल, जैसे आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग इज अ अक्रूवल नेचर कंसेप्ट। तो आउटस्टैंडिंग कभी भी कैश में इन्वॉल्व नहीं है। तो रिसिट एंड पेमेंट इज कॉपी पेस्ट ऑफ कैश। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में ध्यान रखना, कैश अकाउंट की हम लोग कॉपी पेस्ट की बात करेंगे। अब जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे नहीं किया तो रिसिट एंड पेमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा। तो लिखो आप रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, लिखो आप, इट इज अ
It is similar to cash account. Records only cash nature item, whether they are capital और रेवेन्यू, भले कैपिटल रेवेन्यू उससे फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज सिमिलर टू कैश अकाउंट. बिल्कुल कैश अकाउंट को कॉपी पेस्ट है. जो कैपिटल एक्सपेंस हो या रेवेन्यू. अब जैसे मान लो बिल्डिंग खरीदी, अब बताओ बिल्डिंग खरीदना पीएनएल में आता है क्या? नहीं. बट बिल्डिंग अगर कैश में खरीदी तो कैश अकाउंट में तो आएगा. तो लिखो आप डेबिट साइड contain all receipt while credit side all payments. सारे पेमेंट क्रेडिट में आएंगे और डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट आती है. तो डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट आ गई और क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट आ गए. देखो आप द क्लोजिंग बैलेंस, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस represent cash in ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट कैश इन हैंड इन बिगनिंग एंड क्लोजिंग. तो साल के शुरू में कितना कैश है और साल के अंत में कितना कैश है. तो बताओ अब रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू विच अकाउंट? अब कोई भी नेचर हो, कैपिटल और रेवेन्यू. कैपिटल रेवेन्यू तो पता है ना, बिल्डिंग खरीदना कैपिटल, किराया देना रेवेन्यू. कोई भी नेचर हो रिसिट एंड पेमेंट में आएगा ही सही. बोलो ये लिखा. फिर सेकंड लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. It is similar to P&L account and records all item of revenue nature. सिर्फ कौन से आइटम रिकॉर्ड करता है? Whether they are paid or not. भले पैसा दिया या नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ेगा. पैसा दिया हो या नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ता है. अक्रूवल नेचर बेस. पीएनएल होता है ना बिल्कुल एज इट इज. डेप्रीशिएशन पीएनएल में रिकॉर्ड होता है, इधर भी होगा, बट रिसिट एंड पेमेंट में नहीं होगा. डेप्रीशिएशन कैश में रिकॉर्ड होता है क्या? नहीं, बट इधर होगा पेड और नॉट, बिल्कुल पीएनएल की तरह. डेबिट साइड रिकॉर्ड्स all expense while credit side records all incomes. डेबिट साइड में सारे खर्चे जबकि क्रेडिट साइड में सारी कमाई. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिल्कुल पीएनएल की तरह है. तो रिकॉर्ड करती है सारे आइटम कौन से नेचर के? रेवेन्यू नेचर के. क्लियर? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिमिलर टू विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रिकॉर्ड करती है सारे आइटम कौन से नेचर के? भले ही पे किया हो या नहीं पे किया हो. डेबिट साइड में सारे खर्चे, क्रेडिट साइड में सारी कमाइयां. बोलो यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है. तो लिखो आप द बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अब पीएनएल का बैलेंस क्या रिफ्लेक्ट करता है? या तो प्रॉफिट या लॉस. तो लिखो आप बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर is known as
सरप्लस, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, वहां प्रॉफिट होता है, और डेफिसिट, तो डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। लिख लिया? इनकम एंड बैलेंस सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा? बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ? क्लियर? और बैलेंस शीट तो पता है लाइबिलिटी असेट वाला कंसेप्ट है, ठीक है। देखो अब मैं एक बार वो पीडीएफ जो है वो पीडीएफ ओपन करो एक बार आप लोग, देखो ध्यान दो। रिसिट एंड पेमेंट इज समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक रिसिप्ट एंड बैंक पेमेंट, मतलब समरी ऑफ कैश है जिसमें बैंक रिसिप्ट भी है और बैंक पेमेंट भी आ रहा है ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। Receipt and payment being shown under appropriate head of account. It begins with the cash and bank opening balance and end with the cash and balance at the end of period. The start cash and bank opening से और end इससे होगा. Receipt are shown on debit side while payment are shown on credit side of the account. It being receipt and payment account, receipt of every nature are shown in the account. कोई भी nature की receipt हो, capital receipt हो, revenue receipt हो. Capital receipt पता है ना, जमीन को बेचा पैसा आया, अब जमीन को बेच करके पैसा आया P&L में नहीं आएगा, बट इधर आएगा, ठीक है ना, वेदर कैपिटल और रेवेन्यू, और एट रिलेट टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर। पिछले साल की, अब पिछले साल का कोई पैसा आया तो भी कैश में तो आएगा, अगले साल कोई पेमेंट किया तो भी कैश में तो आएगा, अब अगले साल कोई पेमेंट किया बताओ पीएनएल में आएगा क्या? नहीं, प्रीपेड है वो, पीएनएल कहाँ आता है, वो तो माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग है, पीएनएल में आएगा क्या? आएगा, बट यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ कोई भी साल, पिछले साल का, इस साल का, अगले साल का, इधर आएगा। A specimen of receipt and payment is given below. अब ये specimen आप चेक करो। ओपनिंग बैलेंस, कैश इन एंड कैश एट बैंक। सब्सक्रिप्शन, कोई पैसा आया प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। कोई डोनेशन आया, एंट्रेंस फी, जनरल ग्रांट, न्यूज़पेपर को बेच के आया, पुराना मटेरियल बेचा, इन्वेस्टमेंट पे ब्याज आया, इनकम लेक्चर से हुई, डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट, मिसलेनियस, मेंबरशिप फी, सब्सिडी, सारे टर्म में आगे वन बाय वन समझाऊंगा। लीगेसी, फंड, फिक्स्ड एसेट बेचा, अब फिक्स्ड बेचा पीएनएल में नहीं आता है, बट यहाँ आएगा। पैसा आना यहाँ आएगा, जाएगा तो यहाँ आएगा, वो कोई भी नेचर हो, इस साल का, पिछले साल का, अगले साल, कोई भी हो। पेमेंट में भी आप चेक करो, कुछ लिस्ट बना के। अब इसका मतलब क्या होता है बताओ? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस। और कैश में क्रेडिट बैलेंस होता है सिर्फ बैंक के केस में होगा, अगर बैंक ओडी है तो नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। सैलरी, रेंट, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, रिपेयर, ऑडिट फी, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, सेक्रेटरी ऑनोरियम, प्रिंसिपल टैक्स, प्राइस, ऑफिस एक्सपेंस, शो एक्सपेंस, मिसलेनियस पेमेंट, असेट खरीदा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, बुक्स, लोन्स के रीपेमेंट हुए, बिल्डिंग। अब ये, इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव बैलेंस या डेबिट बैलेंस है, और अगर इधर है तो क्या इंडिकेट कर रहा है? बैंक ओडी। ईदर ऑफ द टू विल अपीयर। Income and expense is like profit and loss account of the enterprise. Since NPO are not established for the purpose of earning profit, they do not prepare profit and loss account. Instead, they prepare income and expenditure account at the end of period to determine result, whether surplus or deficit. Income and gain on credit side, expense and loss on debit side. Difference between two sides is surplus or deficit. The surplus deficit case may be is added or deducted from capital. ऐसे ही होता है, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड करते हैं, लॉस होता है तो कैपिटल लेस करते हैं। यहाँ भी वही सरप्लस और डेफिसिट क्या होगा? कैपिटल में एडजस्ट किया जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग रेवेन्यू एक्सपेंस विद रेवेन्यू रिसिप्ट, डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट। इट प्रिपेयर फॉलोइंग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। किस पैटर्न को फॉलो करता है? अक्रूवल। रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर द पीरियड आर टेकन वेदर दे बीन पेड और नॉट। ऐसे होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस लेते हैं भले ही पैसा दिया हो या नहीं दिया हो। Revenue income for the period are taken whether they are received or not. Accrued income कम तो मानी जाएगी बट आई नहीं, बट कैश रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आएगा। नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन अकाउंटेड, यहाँ अकाउंटिंग होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, लैंड खरीदा, अब लैंड खरीदा बताओ पीएनएल में आता है क्या? जमीन खरीदी पीएनएल में नहीं आती। आर नॉट कंसिडर्ड एज दे आर नॉट, दे आर शोन इन बैलेंस शीट। कैपिटल इनकम और रिसिप्ट, एग्जांपल डोनेशन, ये अपन आगे पढ़ेंगे, इस पर आर नॉट कंसिडर्ड। Although income and expenditure account prepared by NPO and P&L account prepared by enterprise prepared on same principle of accounting, why is that in case of NPO it is termed as income and expenditure account? क्योंकि यहाँ पे पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। अब नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखो, सैलरी एड आउटस्टैंडिंग एड बिगनिंग का लेस करते हैं, वही P&L की तरह, फाइनल अकाउंट्स की तरह। रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है तो लेस कर देंगे। ऑडिट फी, प्रिंटिंग, ये सारे नेचर, इन सबका नेचर क्या है? रेवेन्यू है। कैपिटल एक भी नहीं आएगा, जमीन खरीदी यहाँ नहीं आएगा। ऑनोरेरियम, टेलीफोन का खर्चा, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, स्पोर्ट्स मटेरियल, सरप्लस,
सब्सक्रिप्शन अपनी इनकम होती है, सारे टर्म वन बाय वन समझाऊंगा अभी। एंट्रेंस फी, डोनेशन, ये सारी क्या है, रिसिप्ट है। और कौन सी रिसिप्ट है, न्यूज़पेपर हॉल रेंट रिसिप्ट डेफिसिट। बोलो आई बात समझ में। अब सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। अब क्या होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो लिखो कॉपी में लिखो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। वो आ रहे हैं 15-20 पॉइंट पे, क्या आ गया फंड बेस्ड अकाउंट। आपका अभी जो आपका डाउट है वो आ गया इसमें, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अच्छा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, देखो एनपीओ क्या करती है, बेसिकली कुछ फंड मेंटेन करके चलती है। फंड मतलब क्या होता है, देखो एनपीओ की एक बहुत जो रिसिप्ट होती है, बहुत बड़ी रिसिप्ट होती है डोनेशन। एनपीओ के अंदर जो बहुत बड़ा एक रिसिप्ट आता है वो आता है डोनेशन। आज जैसे नारायण सेवा संस्थान है, तो उसको मेजर इनकम कहां से होगी, अपनी डोनेशन से। अब डोनेशन क्या होता है बच्चों, दो तरह का होता है। एनपीओ के अंदर फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि डोनेशन जो होता है ना वो दो तरह का होता है। एक तो ऐसा डोनेशन है जिसका नेचर जनरल है, एक तो बच्चों डोनेशन ऐसा जिसका नेचर क्या है, और एक डोनेशन ऐसा जिसका नेचर क्या है, मान लो अब मान लो अगर डोनेशन ऐसा है जिसका नेचर जनरल है, बोला आपकी जो इच्छा हो कर लेना है, मैं पैसा दिया, हम पूछेंगे भी नहीं, आपकी जो इच्छा हो करना। तो अगर डोनेशन का नेचर जनरल है, आपको किसी बंदे ने दान दिया, आप ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, बोले आपको जो इच्छा हो, कमरा बनवाना, बच्चों के खाने पे खर्च करना, जो मर्जी हो करना, तो ऐसे केस में ध्यान रखना बच्चों, वो बन जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। वो क्या बनता है, और इस केस में इट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो रेवेन्यू रिसिप्ट और कहां पे क्रेडिट की जाती है, अगर डोनेशन का नेचर जनरल है। अगर डोनेशन जनरल है तो कौन सी रिसिप्ट है और कहां पे क्रेडिट की जाती है। और अगर डोनेशन का नेचर स्पेसिफिक है, बोला ये कमरा ही बनवाना मेरे पैसों से और कुछ मत करना, मैं पैसा दे रहा हूं उससे कमरा बनवाना, अब ये डोनेशन कौन सा हो गया, स्पेसिफिक डोनेशन, आपको पर्टिकुलर कमरे के लिए मिला है। अगर डोनेशन का नेचर स्पेसिफिक है, बोला इसका जो डोनेशन दिया इसका यही पर्पज है, आप सिर्फ कमरा बनाओगे। डोनेशन दिया बोले सिर्फ लाइब्रेरी बनाओगे, डोनेशन दिया और सिर्फ स्पोर्ट्स का सामान खरीदोगे, तो ऐसे केस में वो क्या होता है, बुक्स में लाइबिलिटी के फॉर्म में जाता है और उसका एक अलग क्या बनता है, फंड बनता है। अब जैसे आपको कमरे के लिए बोला कि आप कमरा ही बनाओगे, तो आप उसके लिए बच्चों एक अलग फंड बनाओगे जिसको बोलेंगे रूम फंड। और ऐसे केस में फिर वो ये यहां नहीं जाएगा, वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगा, फिर वो कौन सी रिसिप्ट बन जाएगा। तो अगर डोनेशन का नेचर स्पेसिफिक है कि आपको पैसा दिया और यही पर्पज है, तो बुक्स में क्या हो जाएगी, वो इट इज अ लायबिलिटी। समझे बात को। तो देखो सबसे पहले फंड मींस अमाउंट रिसीव और सेट असाइड बाय एनपीओ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। फंड मतलब क्या होता है, अमाउंट रिसीव और सेट असाइड कर दिया एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। द फंड अमाउंट अलोंग विद द इनकम अर्न्ड ऑन द फंड, फंड अमाउंट प्लस साथ में इनकम। अब जैसे मान लो एक कमरे का फंड मिला हमको, एक आया डोनेशन देने वाला, उसने 50 लाख रुपए दे दिए, बोले 50 लाख रुपए दोगे उससे कमरा बनवाना। वो तो पैसा आते ही एकदम से कमरा बन जाएगा, आज पैसा आया कल कमरा बन के तैयार हो गया, बोले पैसा आया हाथ तो आ दिया कमरा बन गया, पॉसिबल ही नहीं है, टाइम लगेगा। अब 50 लाख डोनेशन तो उसने वन शॉट में दे दिया, बट बताओ क्या 50 लाख एक साथ खर्च कर दोगे क्या, नहीं, कमरा बनेगा धीरे धीरे दोगे। तो आपने एक काम करो यार, 50 लाख की एफडी करा दो, ताकि इस पर ब्याज तो आता रहेगा थोड़ा टाइम। अब 50 लाख जो डोनेशन था वो कमरे के लिए था, और आपने उस पर एफडी कराई, तो एफडी पे क्या रिसीव करोगे बच्चों, ब्याज, इंटरेस्ट आएगा। अब ये हुआ इंटरेस्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक डोनेशन, कि वो जो स्पेसिफिक डोनेशन था उससे ब्याज आया, और उससे जो ब्याज आया वो उस फंड को ही बढ़ाएगा। जनरली तो आप क्या बोलोगे, इंटरेस्ट अपनी रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू इनकम और पीएनएल क्रेडिट में जाना चाहिए। बट अगर आपको स्पेसिफिक फंड आया और स्पेसिफिक फंड पे आपने कोई कमाई करी, तो फिर वो फंड में ही जाएगा। तो यही बोला है, पढ़ो ध्यान से।
द फंड अमाउंट अलोंग विद द इनकम अर्न्ड ऑन द फंड, फंड अमाउंट साथ में कौन सी, इनकम जो कमाई, कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पज अदर देन दोज फॉर इट इज रिसीव, और कोई पर्पस ले यूज नहीं हो सकता। आगे पढ़े। डोनेशन रिसीव और फंड सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पज आर क्रेडिटेड टू सेपरेट फंड अकाउंट, उसका एक अलग फंड के नाम से अकाउंट बनेगा, एंड आर शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और कहां पे बताएंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। The income from or donation for these fund are credited to respective fund account। अब उससे जो इनकम आई और डोनेशन आई उस पर्टिकुलर फंड में ही जाएगी। अगर स्पेसिफिक डोनेशन मिला, जनरल डोनेशन मिला तो उसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर डालो, बट स्पेसिफिक डोनेशन से आपको कमाई हो रही है तो उस फंड में ही जाएगी वो, और जो स्पेसिफिक डोनेशन है लाइबिलिटी साइड जाएगा, बैलेंस शीट में रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। आगे पढ़ो। ऑन द अदर एंड एक्सपेंस और पेमेंट आउट ऑफ दीज फंड आर डेबिटेड। अब मान लो कुछ खर्चे किए आप, तो खर्चे किए तो भी फंड से ही लोगे आप। कमरा बना फंड मिला तो कमरा का जो खर्चा फंड को कम करोगे। जनरल डोनेशन तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जब कमाई इनकम में जा रही है तो खर्चा भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालो। अकाउंटिंग व्हेन डन ऑन दिस बेसिस इज नोन एज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग इस बेसिस पे करेंगे तो क्या कहलाएगा बच्चों, फंड बेस्ड अकाउंट। तो दोबारा समझाऊं, अब एग्जांपल समझो। मान लो स्पोर्ट्स फंड बनाया है जिसमें कितना बैलेंस है, उसकी एक एफडी करा दी। स्पोर्ट्स फंड था, अभी सामान नहीं खरीदने तो हमने एक एफडी करा दी। स्पोर्ट्स फंड का पर्पस बताओ, स्पेसिफिक एक जनरल है, स्पेसिफिक पर्पस है। कितना ब्याज कमा रहे हैं, फर्दर डोनेशन ऑफ 10,000 रिसीव टुवर्ड्स इट। अब कितना डोनेशन और मिला। एक्सपेंसेस इनकर्ड टुवर्ड प्राइज आर 7,000, 3,000 टुवर्ड्स ट्रॉफी एंड 4,000 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्राइज। 7,000 खर्च किया, 3,000 खर्च किया और 4,000 कोई कैश प्राइज बांट दिया। इट इज शोन एज फॉलोज। अब कैसे बताएंगे, स्पोर्ट्स फंड ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1,00,000 का, ब्याज कितना आ रहा है 8,000, तो डोनेशन कितने का है, पर डोनेशन देख लो 10,000 रुपये और आए डोनेशन, ब्याज कितना आया, तो फंड कितना हुआ 1,18, खर्चा कितने का हुआ 7, 3, 4, 14,000, तो 7,000। एक मिनट जो टुवर्ड्स प्राइज आर एक्सपेंस इनकर्ड टुवर्ड प्राइज आर 7,000, 3,000 टुवर्ड ट्रॉफी एंड 4,000 डिस्ट्रीब्यूशन कैश प्राइज। अब ये स्पोर्ट्स फंड था, फंड स्पोर्ट्स फंड था, देखो समझो आप, देखो अब एक्सपेंस कितना इनकर्ड किया, प्राइस के लिए कितना इनकर किया 3,000 रुपये किसके, ट्रॉफी, और 4,000 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्राइज। अब कैसे शो करेंगे, एक्सपेंस कितना था फॉर द ईयर, ये टोटल कितना है 1,18, ये ऊपर नीचे हो रहा है फिगर, समझा नहीं, देखो समझो, ये टोटल 7,000 है, टोटल 7 है, 3,000 ट्रॉफी और 4,000 कैश प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। आप इसको ऐसे पढ़ो, 7,000 के बाद इधर क्या वो बना हुआ है, टोटल 7,000 है ये, टोटल खर्चा कितना हुआ बच्चों 7, जैसे 3,000 तो ट्रॉफी के लिए और 4,000 कैश प्राइज के लिए। तो देखो आप टोटल खर्चा 7 हुआ, तो टोटल बैलेंस कितना शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट कितना होगा 1,11,000। समझ आया, टोटल खर्चा 7 हुआ, 7,000 लेस कर दिया, 3 और 4 बाइफर्केशन था उस 7 का। अब एक और एग्जाम्पल समझो, जहाँ डेबिट बैलेंस है स्पोर्ट्स फंड का। अच्छा अब मान लो ओपनिंग बैलेंस कितना था 10,000, कितना डोनेशन आया, ब्याज कितना आया, अब मान लो खर्चा हो गया 20,000 का। अब फंड में बैलेंस कितना था सिर्फ, और खर्चा कितने का हो गया 20,000 का। तो इस केस में फंड का नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो नेगेटिव बैलेंस फिर अपने पीएनएल से चार्ज करेंगे, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर से चार्ज करेंगे। इसका मतलब अगर फंड में कुछ बैलेंस बचा है तो लाइबिलिटी साइड बताएं, और मान लो फंड शॉर्ट पड़ गया, शॉर्ट मतलब 3,500 रुपये कम पड़ गया, तो फिर कहां पे चार्ज करेंगे अपन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो देखो आप शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एक्सपेंस 3,500 रुपये। आई बात समझ में, कोई डाउट, क्लियर है बिल्कुल। आगे देखो, ऑलवेज रिमेंबर, अब कैटेगरी ऑफ फंड, इन केस द फंड इज लेस देन एक्सपेंस द बैलेंस ऑफ एक्सपेंस विल बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब कैटेगरी ऑफ फंड, द फंड में बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टू इट। एक तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, unrestricted does not carry any restriction with respect to use, in other words management can use the amount as it deems appropriate,
but to carry out the purpose for which organization exists. This fund on general fund or capital fund to which surplus for the year is added and deficit is deducted. Unrestricted है, कोई restriction नहीं है. और restricted fund is the use which is restricted by management. Endowment fund, annuity fund, loan fund, prize fund, sports fund. Endowment मतलब एक बचत फंड, क्योंकि लोगों के लिए बचत करके रखो. प्राइस मतलब प्राइस के लिए यूज लोगे, ठीक है ना. लोन मतलब लोन देने के लिए, तो वो आपके बुक्स में लाइबिलिटी के तौर पे चलेगा. गवर्नमेंट ग्रांट, अब गवर्नमेंट ग्रांट मतलब गवर्नमेंट से कोई पैसा मिला. अब वहां भी बात हुई है, गवर्नमेंट से ग्रांट जनरल मिली, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और स्पेसिफिक मिली तो बुक्स में लाइबिलिटी. तो देखो आप, ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पज रेस्ट्रिक्टेड टू यूज फॉर द पर्पज दैट ग्रांटेड. अकाउंटेंट बुक फॉलोइंग फंड बेस्ड अकाउंटिंग. ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम, मतलब पोलियो को खत्म करो तो इस क्रेडिट पोलियो इरेडिकेशन फंड, तो उससे अलग फंड बनेगा पोलियो इरेडिकेशन फंड. एंड इनकम अर्न इज क्रेडिट टू फंड वाइल एक्सपेंसेस डेबिट. कमाई होगी वो क्रेडिट करेंगे और खर्चों को डेबिट करेंगे. चलो आई बात समझ में, आगे पढ़ो. अब अगर गवर्नमेंट ग्रांट में लिखा है विदाउट एनी पर्पस तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही आएगी. डायरेक्ट लिखा है गवर्नमेंट ग्रांट, कोई पर्पस नहीं है, तो मतलब जनरल गवर्नमेंट ग्रांट है, तो कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही जाएगी. अगर स्पेसिफिक है तो फंड में जाएगी, जनरल है तो क्रेडिट हो जाएगी, है ना. एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड अपन आगे पढ़ते हैं. एन्यूटी, एंडोमेंट, लोन फंड छोड़ दो आएंगे तब मैं बताऊंगा. एक बार एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं हम. हाउ आर द फॉलोइंग अकाउंटेड इन एनपीओ. अब अकाउंटिंग कैसे होगी एनपीओ की. टूर्नामेंट फंड बना है 2 लाख का. कितने का फंड बना है, अब बोलो स्पेसिफिक फंड है कि नहीं है, स्पेसिफिक है. टूर्नामेंट का खर्चा कितना हुआ और रिसिप्ट कितनी हुई, 80,000. तो देखो नीचे मैं सोल्यूशन भी दे रखा है साथ में. स्पेसिफिक टूर्नामेंट फंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है लाइबिलिटी साइड में. फंड कितने का बना है, कितना रिसिप्ट हुआ, कितना खर्चा हुआ, तो बैलेंस टू रिमेन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. बोलो आई बात समझ में, कोई दिक्कत, क्लियर है बिल्कुल. आगे पढ़ो. अब बिलियर्ड मैच एक्सपेंस, कोई फंड नहीं बना हुआ है, डायरेक्ट लिखा है बिलियर्ड मैच एक्सपेंस, तो क्या है ये जनरल है, तो कहां जाएगा, डेबिट साइड ऑफ, तो ये जनरल है. देयर इज नो स्पेसिफिक फंड एंड 25,000 एज अकाउंटिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आगे पढ़ो. प्राइस फंड 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट. फंड 1 लाख का है, इंटरेस्ट कितना आया 10,000, प्राइस पे किए 20,000, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 80,000. 1 लाख है, इंटरेस्ट कितना है 10,000, कितने का प्राइस पे किया 20,000, और प्राइस फंड का इन्वेस्टमेंट कितना किया. अब ये जो चीज है ना, समझो मेरी बात, 1 लाख में 10,000 जोड़ो, 1 10 और माइनस करो 20, तो प्राइस फंड का बैलेंस 90,000 है. प्राइस फंड तो 90,000 है, और उसके साथ जो बच्चों अपन ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो ये बुक्स में असेट में जाएगा. अपन ने प्राइस फंड एक बना रखा है, अपन ने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया. जैसे मान लो मेरे को एक कमरे का फंड आया, अब कमरे का फंड 1 लाख का आया, मैंने एफडी करा दी, तो कमरे का जो फंड है वो तो बुक्स में लाइबिलिटी चल रहा है, और जो एफडी है वो असेट चल रहा है. तो आपको बोल रहा है प्राइस फंड का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया कितने का, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बुक्स में कहा जाएगा, असेट में. तो ध्यान दो, आप देखो स्पेसिफिक फंड, प्राइस फंड 1 लाख का, इंटरेस्ट आया 10,000, खर्चा हुआ 20,000 का, तो ये तो लाइबिलिटी में जाएगा 90,000. तो देखो इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इज नॉट एडेड टू प्राइस फंड एज द अमाउंट अपॉन इंटरेस्ट डेबिटेड टू कैश और बैंक, ये सब ठीक है. बैलेंस शीट इंक्रीज बिकॉज ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन रिसीट, हाउ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो इन्वेस्टेड, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, वो सब ठीक है. आप तो ये ध्यान रखना, ये कहाँ शो करेंगे, और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ शो करेंगे अपन, असेट साइड में. चलो आई बात समझ में, क्लियर है. मतलब वो बोला इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं करना है अपने को, तो हम तो इंटरेस्ट ऐड ही नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, वो रिसिप्ट में आएगा. और जो इंटरेस्ट है वो इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं होगा, बैलेंस शीट में असेट में क्या आ जाएगा, उसमें प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जाएंगे. आगे देखो 4th वाला. रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट 50,000, एक्सपेंस 15,000 का. सिनेमा शो के टिकट से आया 50,000, तो खर्चा कितना किया 15,000, तो ये तो एक जनरल है, कोई फंड बना हुआ ही नहीं है. There is no specific fund to receive from cinema show to go on credit side of income and expenditure, while expenditure will be shown on debit side of income and expenditure. उसके बाद expense on construction of pavilion 6 लाख. The construction work is in progress and ये अपन अभी आगे डिस्कस करते हैं. 5th पार्ट छोड़ दो अभी. इतना समझ में आया, कोई डाउट, देखिए चलो ये देखो
From the following information of a club, show the amount of match expense and match fund in the financial statement of club for the year ending 31st March 17 and 31st March 18. अब ये इन्फॉर्मेशन क्लब की है. शो करो अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस और मैच फंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 31st March 17 एंड 31st March 18. ठीक है. मैच एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 18. मैच फंड ओपनिंग है, डोनेशन रिसीव हुआ, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट. अब बताओ ओपनिंग मैच फंड कितने का था? अपने को 2017 में बताना है और 2018 में बताना है. अब ओपनिंग मैच फंड 170 का था. खर्चा कौन से साल में हुआ है? डोनेशन कौन से साल में आया? प्रोसीड कब आई है? तो 17 में तो सिर्फ लाइबिलिटी में आ जाएगा मैच फंड. तो देखो आप बैलेंस शीट में मैच फंड आ गया 31 मार्च 17 की बैलेंस शीट में 170. अब 2018 में देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था फंड का? 170. डोनेशन कितना आया? तो ऐड करो 90,000 और टिकट से कितना पैसा आया? तो ऐड करो 30,000. सेल ऑफ टिकट 290 और खर्चा कितने का हुआ? 3 लाख. तो लेस करो खर्चा 3 लाख. तो अब बैलेंस शीट में तो फंड बचेगा ही नहीं. 290 का फंड है बट खर्चा 3 लाख का हुआ. 10,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर लेना पड़ेगा. तो आप देखो बैलेंस शीट में मैच फंड लाइबिलिटी साइड में 31 मार्च 18 की बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं. 170 डोनेशन है 90, प्रोसीड आया 30, खर्चा हुआ 290 का. तो फंड तो क्या हो गया? और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आ गया? मैच एक्सपेंस नोट 10,000. मैच एक्सपेंस 3 लाख थे, 290 मैच फंड अवेलेबल है, बाकी 10,000 इनकम एंड 10 बैलेंस ऑफ मैच फंड इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट. बोलो आई बात समझ में? कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है. अब अगला होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा कुछ स्पेसिफिक आइटम का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. ठीक है ना. देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी रिसिप्ट का नेचर कैपिटल है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएगी, और कोई भी रिसिप्ट का नेचर रेवेन्यू है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी. ठीक है. देखो ध्यान दो, एंट्रेंस फी और एडमिशन फी. अब एंट्रेंस और एडमिशन फी, तो देखो एंट्रेंस फी इज द अमाउंट पेड बाय पर्सन एट द टाइम ऑफ बिकमिंग मेंबर ऑफ एनपीओ. मतलब एंट्रेंस फी एडमिशन फी अमाउंट पे होते हैं कब? एनपीओ का जब मेंबर बनते हैं तब. इट इज अ विच रिसिप्ट एंड देयरफॉर अकाउंटेड लायबिलिटी इन बैलेंस शीट. एंट्रेंस फी कौन सी रिसिप्ट है? ये ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आएंगे तो एंट्रेंस फी कौन सी रिसिप्ट है. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मत लेके जाना. एंट्रेंस फी एक बार देता है आदमी. जैसे मान लो मैंने कहा फील्ड क्लब है, अब फील्ड क्लब में मेरे को मेंबर बनना है तो वन टाइम पेमेंट करना है, वो एंट्रेंस फी. तो वो क्या है? इट इज द कैपिटल रिसिप्ट एंड देयरफॉर अकाउंटेड लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट. और ऐड कहाँ करते हैं अपन लोग? कैपिटल फंड. लाइफ मेंबरशिप फी होता है ना भाई, एक बार पैसा है तो जीवन भर के लिए. लाइफ मेंबरशिप एक बार ही देना है आपको, बार बार नहीं देना है, हर साल. अब कोई क्लब का मेंबर बनने के लिए मैंने वन टाइम पेमेंट कर दिया, तो वो भी कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट. वन टाइम पेमेंट किया आपने, इट इज द कैपिटल रिसिप्ट एंड एडेड टू कैपिटल फंड. तो कैपिटल रिसिप्ट है तो लाइबिलिटी में जाएगी, और कहाँ ऐड करेंगे? कैपिटल फंड. इट इज नॉट अकाउंटेड इन इनकम बिकॉज द लाइफ मेंबर मेक वन टाइम पेमेंट एंड अवेल सर्विसेज ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ. लीगेसी. अब लीगेसी मतलब किसी कोई आदमी मर गया, अपने विल छोड़ के चला गया, तो मर जाऊं तो इस संस्था को दान दे देना. तो लीगेसी मतलब कोई आदमी डेथ हो गई, उसने अपने विल में लिख दिया भैया मैं मर जाऊं तो इतना पैसा दे देना. अब लीगेसी अगर जनरल है, लीगेसी उसने कहा भैया कुछ भी करे संस्था को दे देना, और मान लो आदमी ने वसीयत में लिख दिया कि मर जाऊं तो मेरे नाम से कमरा बना देना. तो जनरल लीगेसी है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड, और स्पेसिफिक लीगेसी है तो बैलेंस शीट में कैपिटल. देखो द अमाउंट इज अ डोनेशन बाय एनपीओ अंडर विल ऑफ अ डिसीज पर्सन. डेथ हो गई तो द डोनर मे और नॉट स्पेसिफाई कंडीशन फॉर यूज. हो सकता है कंडीशन नहीं बताए, बता भी दे. इन केस नो कंडीशन स्पेसिफाइड इट अकाउंटेड जनरल, और स्पेसिफाइड है तो क्या होगा? स्पेसिफिक डोनेशन होगा. समझ आ रहा है आपको? तो क्लियर है? आगे देखो सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल. अब देखो ये अपन वैसे भी आगे पढ़ रहे हैं सेल ऑफ मटेरियल, इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूमर्स को छोड़ दो. सेल ऑफ ओल्ड असेट. अब पुराने असेट बेचे, अब पुराने असेट बेचे, मान लो उसकी बुक वैल्यू 50,000 थी और लेट से बेचा 30,000 पे. तो ये जो 30,000 है ये रिसीट एंड पेमेंट में इनफ्लो में जाएगा कैश में. रिसीट एंड पेमेंट में कैश साइड तो रिसिप्ट में जाएगा ना. और लॉस कितने का हुआ? तो ये जो लॉस है
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ जाएगा? आप समझे? जो लॉस है वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, और जो पैसा आया वो रिसीट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड, और आपकी बुक्स में जो बैलेंस कम करना है वो करना पड़ेगा आपको। तो देखो आप, सेल ऑफ असेट में रिजल्ट इन गेन इफ सेल वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, अगर सेल वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से तो गेन हो सकता है। एंड लॉस इफ सेल वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, लॉस हो सकता है अगर सेल वैल्यू कम है किससे? बुक वैल्यू से। और नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ सेल वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ असेट इज डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं तो पता होगा ना, असेट की कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट, ये बुक वैल्यू निकालने का तरीका है। सेल वैल्यू इज क्रेडिटेड टू असेट अकाउंट व्हाइल गेन इज क्रेडिटेड और लॉस एंड इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करोगे और नुकसान है तो डेबिट करोगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अब पुराने न्यूज़पेपर रद्दी बेची तो अपनी नॉर्मल इनकम है, तो अपने रेसिडेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड जाएगी। तो अमाउंट पेड फॉर न्यूज़पेपर मैगजीन पीरियडिकल इज डेबिटेड टू इनकम। अपन ने मान लो न्यूज़पेपर मंगवा रहे हैं, जैसे आप मान लो अस्पताल में गए न्यूज़पेपर दिख रहे हैं तो जनरल खर्चा है, और रद्दी बेची तो उसकी इनकम है। तो अगर आपने अमाउंट पे किया न्यूज़पेपर मैगजीन पे डेबिट करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंस है। और अमाउंट रिलेज फ्रॉम सेल ऑफ न्यूज़पेपर इट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है पूरा? ठीक है, तो एनपीओ का बेसिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग पूरा क्लियर है। ठीक है, अब देखें आगे। अब अगला कंसेप्ट है सब्सक्रिप्शन का, फिर वो हम लोग कल से करते हैं। चलो सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, कल से करते हैं, क्लास है ना अभी।